रममा 25 मई 2013 की वह शाम बस्तर की झीरम घाटी में सूरज ढलने ही वाला था कि अचानक वादियों की खामोशी बारूद के धमाकों में बदल गई। 1200 नक्सली, AK-47 की तड़तड़ाहट और एक ऐसा एम्बुश जिसे दुनिया के किसी मिलिट्री स्कूल में पढ़ाया नहीं गया। यह कोई साधारण हमला नहीं था। यह भारतीय लोकतंत्र के सीने पर वह घाव था जिसने छत्तीसगढ़ की पूरी लीडरशिप को एक झटके में मिटा दिया। लाशों के बीच से गूंजती वह आवाज लोगों के कानों में आज भी चुभती है। महेंद्र वर्मा कौन है? बाहर निकलो। हैरानी की बात यह नहीं कि यह हमला हुआ, हैरानी की बात यह है कि 13 साल बीत जाने के बाद भी आज 2026 में भी ये सवाल जिंदा है। क्या ये सिर्फ नक्सलियों का गुस्सा था या फिर सत्ता के गलियारों में रची गई कोई खौफनाक सुपारी किलिंग? आज की स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में हम झीरम घाटी की उस काली शाम की एक एक सेकंड की पड़ताल करेंगे। हम उन फाइलों को खोलेंगे जिन्हें वक्त की धूल में दबा दिया गया है। तो तैयार हो जाए उस सच के लिए जो आज भी बस्तर के घने जंगल में कहीं दफन है। गम छो मजा मारे ममा। मई 2013 का महीना छत्तीसगढ़ में चुनावी पारा अपने चरम पर था। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा बस्तर के उन इलाकों से गुजर रही थी जिन्हें नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। सुकमा में एक सफल जनसभा खत्म करने के बाद नेताओं का काफिला जगदलपुर की ओर बढ़ा। किसी के चेहरे पर सिकन नहीं थी क्योंकि ये नेता बरसों से इन रास्तों पर चलते आए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा है। सुकमा से करीब 50 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 30 पर पड़ती है झीरम घाटी, एक ऐसी जगह जहां मोबाइल नेटवर्क दम तोड़ देता है और घने जंगल की हरियाली रोशनी को सौंक लेती है। दोपहर के करीब 3 बज रहे थे। काफिले में 25 से ज्यादा गाड़ियां थी। आगे और पीछे सुरक्षा बलों की गाड़ियां चल रही थी, लेकिन घाटी के उस मोड़ पर पहुंचते ही सब कुछ बदल गया। नक्सलियों ने इस हमले की तैयारी किसी सर्जिकल स्ट्राइक की तरह की थी। उन्होंने हकुम गांव के जंगल में हफ्तों तक इस जगह का एक मॉकअप बनाकर रिहर्सल की थी। उन्हें पता था काफिला कहाँ धीमा होगा और कहाँ एम्बुश सबसे घातक होगा। अचानक एक भीषण धमाका हुआ। नक्सलियों ने सड़क के नीचे दबे भारी भरकम IED को ब्लास्ट कर दिया। एक पुलिया के परखच्चे उड़ गए। सड़क के दोनों तरफ लगे पेड़ों को पहले ही इस तरह काट दिया गया था कि धमाके के साथ ही वह सड़क पर गिर पड़े। काफिला बीच घाटी में फंस गया। आगे खाई, पीछे रास्ता बंद और दोनों तरफ ऊंची पहाड़ियां। तभी पहाड़ियों के ऊपर से गोलियों की ऐसी बौछार शुरू हुई जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। करीब 1200 नक्सलियों ने, जिनमें महिला लड़ाके भी शामिल थे, काफिले को तीनों तरफ से घेर लिया। सुरक्षा कर्मियों ने जवाबी फायरिंग की कोशिश की, लेकिन वह सिटिंग डक बन चुके थे। उनके पास सीमित गोलियां थी, जबकि नक्सलियों के पास गोलियों का अंतहीन भंडार और रणनीतिक बढ़त थी। करीब 1 घंटे तक घाटी सिर्फ गोलियों और चीखों से गूंज रही थी। जो सुरक्षा कर्मी बाहर निकले उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया गया। गाड़ियों के शीशे टूट चुके थे, टायर जल रहे थे और हवा में बारूद और खून की गंध घुल चुकी थी। नक्सली पहाड़ियों से नीचे उतरने लगे। वे जीत चुके थे, लेकिन उनका असली मकसद अभी शुरू होना बाकी था। वे एक ही गाड़ी के पास जा रहे थे और सिर्फ एक ही नाम चिल्ला रहे थे, महेंद्र कर्मा कहाँ है? बस्तर का टाइगर कहाँ छिपा है? यह हमला केवल मारने के लिए नहीं बल्कि एक खास संदेश देने के लिए था। झीरम घाटी की वह मिट्टी गवाह बनने वाली थी एक ऐसे आत्मसमर्पण और क्रूरता की जिसने भारत को हिलाकर रख डाला। शाम के करीब 4:30 बज चुके थे। झीरम घाटी की ढलानों पर धुआं छाया हुआ था और हवा में सिर्फ कराहने की आवाजें बजी थी। सुरक्षा बलों की गोलियां खत्म हो चुकी थी। नक्सलियों ने फायरिंग रोक दी, पहाड़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। यही इस हमले का सबसे खौफनाक हिस्सा था, चेक एंड किल। नक्सली एक गाड़ी के पास पहुंचे। वे घायल को लाते मार कर देख रहे थे, कोई जिंदा तो नहीं बचा। उनका मुख्य लक्ष्य एक ही था, महेंद्र कर्मा, जिन्होंने सलवा जडुम के जरिए नक्सलियों की जड़ें हिला दी थी। उस वक्त अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी के भीतर थे। नक्सलियों ने गाड़ी को घेर लिया और चिल्लाने लगे, कर्मा बाहर निकल वरना सबको भून देंगे। तभी गाड़ी का दरवाजा खुला। बस्तर का टाइगर कहे जाने वाले महेंद्र कर्मा बाहर निकले। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं ही हूँ महेंद्र कर्मा, बाकी लोगों को छोड़ दो। नक्सलियों ने तुरंत उसे अपने गिरफ्त में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कर्मा को मारने से पहले नक्सलियों ने उनके साथ बर्बरता की। उन्हें जमीन पर लेटाया गया और फिर उन पर चाकू से 50 से ज्यादा वार किए गए, फिर गोलियों से भून दिया गया। नक्सलियों ने उनकी लाश के पास नाचने का जश्न मनाया। यह एक व्यक्तिगत प्रतिशोध था जो पूरे देश ने देखा। लेकिन कत्लेआम यही नहीं रुका। हमलावर दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़े। वहाँ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल मौजूद थे। नक्सलियों ने उन दोनों को बंधक बनाया और घने जंगल के भीतर ले गए। नेताओं ने गुहार लगाई, पहचान बताई, लेकिन उस दिन जंगल के कानून में रहम की कोई जगह नहीं थी। कुछ ही मिनटों बाद जंगल के भीतर से गोलियों की आवाज आई।
नंद कुमार पटेल और उनके जवान बेटे की कहानी वहीं खत्म कर दी गई। एक और गाड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला घायल पड़े थे। नक्सलियों ने उन्हें भी करीब से गोलियां मारी, यह सोचकर कि वे मर चुके हैं। 84 साल के उस बुजुर्ग नेता के शरीर में 3 गोलियां धसी थी, लेकिन उनकी सांसें चल रही थी। घाटी में चीख पुकार के बीच नक्सली नेताओं के मोबाइल फोन, बैग और जूते तक लूट रहे थे। उन्होंने वहां मौजूद पत्रकारों और निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को यह कहते हुए छोड़ दिया कि हमारा मकसद पूरा हो गया। करीब 1.5 घंटे तक मौत का नंगा नाच करने के बाद एक सीटी बजी और 1200 को लश्कर पलक झपकते ही घने जंगल में गायब हो गया। पीछे छोड़ गया तो बस, जलती हुई गाड़ियां, खून से सनी सड़क और भारतीय राजनीति का एक ऐसा शून्य जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। जब सूरज पूरी तरह डूब गया तब जाकर बैकअप फोर्स मौके पर पहुंची। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी जब लाशों पर पड़ी तो मंजर ऐसा था कि अनुभवी जवानों के हाथ पांव फूल गए। झीरम की मिट्टी लाल हो चुकी थी और उस रात पूरा हिंदुस्तान सो नहीं सका। जब झीरम घाटी से लाशें उठाई जा चुकी थी और दिल्ली से लेकर रायपुर तक शोक की लहर थी, तब शुरू हुआ सवालों का वह सिलसिला जो आज 2026 में भी खत्म नहीं हुआ। झीरम घाटी कोई साधारण नक्सली हमला नहीं था रे, एक सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसने कई ऐसे सवाल छोड़े जिसके जवाब फाइलों में दफन रहकर रह गए। सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा में चूक या जानबूझकर की गई लापरवाही। नियम के मुताबिक जब भी कोई बड़ा राजनीतिक काफिला ऐसे संवेदनशील इलाके से गुजरता है तो रोड ओपनिंग पार्टी यानी आरोपी पहले रास्ता साफ करती है। लेकिन उस दिन झीरम घाटी में आरोपी कहाँ थी? खुफिया इनपुट होने के बावजूद काफिले को उस खूनी रास्ते पर क्यों जाने दिया गया? यह रहस्य आज भी बरकरार है कि महेंद्र कर्मा की Z+ सुरक्षा को हमले से ठीक पहले कम क्यों किया गया था। हमले के कुछ समय बाद ही यह थियरी सामने आने लगी कि नक्सलियों को इस यात्रा के मिनट टू मिनट रूट की जानकारी किसने दी। कांग्रेस ने उस वक्त की भाजपा सरकार पर आरोप लगाए तो बाद के सालों में भाजपा ने कांग्रेस के ही कुछ नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाए। साल 2025 के अंत में आए राजनीतिक बयान ने इस आग को फिर हवा दी, जब भाजपा के बड़े नेता ने दावा किया कि झीरम घाटी की साजिश की पॉकेट डायरी आज भी कुछ खास लोगों के पास है। क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है या सच में किसी इनसाइडर ने नक्सलियों के साथ मिलकर अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं का रास्ता साफ कर दिया? इस हमले की जांच NIA को सौंपी गई। NIA ने अपनी चार्जशीट में इसे नक्सली हमला बताया, लेकिन छत्तीसगढ़ की तत्काल राज्य सरकार इस जांच से संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने एक अलग न्यायिक जांच आयोग का गठन किया। सालों तक जांच चली, सैकड़ों गवाहियां हुई, लेकिन नतीजा क्या मिला? NIA और राज्य सरकार के बीच फाइलों को लेकर जो खींचतान हुई उसने इंसाफ की प्रक्रिया को और उलझा दिया। सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह था कि नक्सलियों ने हमले के बाद एक प्रेस नोट जारी की जिसमें उन्होंने कहा उनका मकसद केवल महेंद्र कर्मा को मारना था। तो फिर नंद कुमार पटेल और उनके बेटे को जंगल में ले जाकर क्यों मारा गया? क्या वे कोई ऐसा राज जानते थे जो उस दिन उनके साथ दफन हो गया? 2026 की तकनीक और फॉरेंसिक एडवांस के बावजूद झीरम घाटी का सच एक ऐसी पहेली बना हुआ है जिसका हर सिरा एक नई साजिश की ओर इशारा करता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या असली कातिल कभी सलाखों के पीछे पहुंचेगा या झीरम सिर्फ चुनावी रैलियों का एक मुद्दा बनकर रह जाएगा? और इस हमले का मास्टरमाइंड था राजू बसवा और मांडवी हिडमा, जिसके ऊपर सरकार ने 1 करोड़ का इनाम रखा था। और इसकी एनकाउंटर की कहानी आपके होश उड़ा देगी, जिस पर हमने महा डॉक्यूमेंट्री बना रखी है, तो इसे देखना न भूले। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।